दोस्तों, आप सभी का जीके जीएस विद विकास यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग यहाँ पे पॉलिटी का सेकंड पार्ट हम लोग देखेंगे, जो कि हमने बेसिक से ये स्टार्ट किया था, जो कि हर स्टूडेंट को ये समझ आए कि कैसे पढ़ा जाता है इंडियन पॉलिटी। तो इसी के क्रम में हम लोगों ने 1784 का फिट्स इंडिया एक्ट पढ़ लिया था। तो हम लोग आज 1786 का अधिनियम 1786 के अधिनियम के बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जो भी इस चैनल पे नए हैं और ये वीडियो देख रहे हैं, तो अगर पसंद आ रहा हो कंटेंट तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे 1786 का अधिनियम है। इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण घटनाएं इस अधिनियम के तहत अंग्रेज़ों के द्वारा भारत में लाई गई, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। देखते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट यहाँ पे दिया गया है कि इस अधिनियम में नए गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस को 2 विशेष अधिकार दिए गए और गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियाँ दी गई और गवर्नर जनरल विशेष परिस्थितियों में परिषद के निर्णय निरस्त कर सकता था, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण ये शक्तियाँ गवर्नर जनरल को दी गई। और ये सभी 1786 के एक्ट के द्वारा ये सब हो रहा है। और इसमें एक महत्वपूर्ण ही ये भी दिया गया कि विशेष परिस्थितियों में निर्णय लागू करने का अधिकार गवर्नर जनरल को दे दिया गया। ये भी महत्वपूर्ण है, तो इसको आप लोग याद कर रखिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं और अगला जो एक्ट है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो अगला यहाँ पे 1793 का चार्टर एक्ट है। 1793 का चार्टर एक्ट, इसमें क्या क्या बातें हैं उसके बारे में देखेंगे। तो कंपनी के कार्यकाल को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। 1793 के चार्टर एक्ट के द्वारा कंपनी के कार्यकाल को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया और बोर्ड ऑफ कंट्रोल का वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाने लगा। बोर्ड ऑफ कंट्रोल का वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाने लगा और परिषद के नियम कानून के व्याख्या का अधिकार न्यायालय को दे दिया गया। परिषद के नियम कानून की व्याख्या का अधिकार न्यायालय को दे दिया गया। यही दो तीन महत्वपूर्ण ये 1793 के चार्टर में जो घटना घटी है, इसी को हर एग्ज़ाम में घुमा फिरा कर यही सवाल पूछा जाता है। इसमें पहला घटना हो गया, कंपनी के कार्यकाल को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया और बोर्ड ऑफ कंट्रोल का वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाने लगा और परिषद के नियम कानून के व्याख्या का अधिकार न्यायालय को दे दिया गया। यही 3 महत्वपूर्ण घटना 1793 के चार्टर एक्ट के द्वारा किया गया। आगे हम लोग बढ़ेंगे और देखेंगे कि 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा क्या किया गया। तो 1813 का चार्टर एक्ट, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये 1813 का चार्टर एक्ट, इसमें हम लोग देखेंगे। तो इस एक्ट के द्वारा चाय एवं चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। यानी आंशिक रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया गया 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा। और प्रतिवर्ष भारतीयों के शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने पर का प्रावधान भी किया गया 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा। और इसी एक्ट के द्वारा ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति प्रदान की गई। यानी 1813 का चार्टर बहुत ही महत्वपूर्ण हुआ और इसमें पहला कार्य ये इसमें किया गया कि चाय एवं चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया और प्रतिवर्ष भारतीयों की शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा। और ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति दी गई, ये भी 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। आगे हम बढ़ते हैं और अगला हम लोग चार्टर एक्ट देखते हैं। तो अगला यहाँ पे चार्टर एक्ट यहाँ पे दिया गया है कि 1833 का चार्टर एक्ट, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण ये भी है। 1833 का चार्टर एक्ट,
इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के चाय एवं चीन के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया। यानी हम कह सकते हैं कि 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के पूरे यानी पूर्णतः व्यापारिक एकाधिकार को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। और इस समय तक भारत में बहुत बड़े क्षेत्र पर कंपनी का अधिकार हो चुका था। और 1833 के जब चार्टर एक्ट आया तो इस समय भारत में पूरे माने अधिक से अधिक क्षेत्रों पर कंपनी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका अधिकार हो चुका था। और इस एक्ट के द्वारा भारत में ब्रिटिश प्रशासन का केंद्रीकरण किया गया और बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक, उन्हें भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण घटना थी 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। इसको हम लोग रिपीट करेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है कि किस एक्ट के द्वारा भारत यानी बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो ये 1833 का चार्टर एक्ट था। 1833 का चार्टर एक्ट, इसके द्वारा ये कार्य किया गया। और गवर्नर जनरल को सभी सैन्य एवं नागरिक मामलों पर नियंत्रण दे दिया गया। यानी जो ये गवर्नर जनरल बने विलियम बेंटिक, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, ये इन्हें सभी सैन्य एवं नागरिक मामलों पर नियंत्रण दे दिया गया। और पूरे भारत के लिए एक बजट बनाने का अधिकार भी गवर्नर जनरल को दे दिया गया। यानी 1833 के चार्टर एक्ट बहुत ही महत्वपूर्ण हुआ। इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किए गए, जैसे कि इसमें गवर्नर जनरल को सभी सैन्य एवं नागरिक मामलों पर नियंत्रण दे दिया गया और पूरे भारत के लिए एक बजट बनाने का अधिकार गवर्नर जनरल को दे दिया गया। और पूरे भारत के लिए एक समान कानून बनाने का असीमित अधिकार, जो कि बहुत दिनों तक चला, ये गवर्नर जनरल और उसकी परिषद को दिया गया, जिस कानून को अब अधिनियम भी कहा, जो आज के दिनों में अधिनियम कहा जाने लगा है। यही वो कानून उस समय जो कि ब्रिटिश माने ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत ये कार्य गवर्नर जनरल किया करते थे। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला पॉइंट इसमें जो है उसके बारे में देखते हैं। तो इसमें दिया गया है कि कानून बनाने में सहयोग हेतु गवर्नर जनरल की काउंसिल में एक विधि विशेषज्ञ को शामिल किया गया, जो काउंसिल की बैठक में शामिल हो सकता था लेकिन वोट देने का अधिकार नहीं था। जो कि वर्तमान में एक महान्यायवादी का पद है हमारे संविधान में, संवैधानिक पद है, उनका भी यही कार्य होता है कि वो बैठक में भाग ले सकते हैं लेकिन वोट देने का अधिकार नहीं है। तो ये एक कानून बनाने की जो एक गवर्नर जनरल की काउंसिल थी उसमें एक लॉ विशेषज्ञ यानी विधि विशेषज्ञ को शामिल किया गया और वे इस बैठक में शामिल हो सकते थे लेकिन वोट देने का अधिकार इन्हें नहीं था। और 1834 में एक विधि आयोग का गठन किया गया जिसमें कुल 5 सदस्य थे, जिसके अध्यक्ष लॉर्ड थॉमस बैटिंगन मैकाले, जो कि प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष थे ये मैकाले, और इसके 4 अन्य सदस्य C.H. कैमरन, J.M. मैकलोड और तीसरा यहाँ पे G.W. एंडरसन और F. मिलेट, ये 4 सदस्य थे और इसके अध्यक्ष मैकाले थे। आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगला हम पॉइंट देखते हैं इसमें। तो इसमें एक महत्वपूर्ण घटना किया गया जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल को इस नियमों को निरस्त कर दिया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के इन नियमों को निरस्त कर दिया गया और नया नियम बनाने का अधिकार दे दिया गया। तो ये भी महत्वपूर्ण घटना हुई है 1833 के चार्टर एक्ट में। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे 1853 का चार्टर एक्ट। इसमें हम लोग देखते हैं 1853 के चार्टर एक्ट, इसमें जो महत्वपूर्ण घटना हुई है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो इसमें इस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल की काउंसिल में सदस्यों की संख्या 4 से बढ़ाकर 10 कर दी गई और विधि सदस्य को काउंसिल का पूर्ण सदस्य बना दिया गया। विधि सदस्य को काउंसिल का पूर्ण सदस्य बना दिया गया। इसके अंतर्गत काउंसिल के कार्यों का विभाजन कर दिया गया। यानी 1853 के चार्टर के द्वारा गवर्नर जनरल की काउंसिल में सदस्यों की संख्या को 4 से बढ़ाकर 10 कर दिया गया और विधि सदस्य को काउंसिल का पूर्ण सदस्य बना दिया गया।
और इसके अंतर्गत काउंसिल के कार्यों का भी विभाजन किया गया विभागीय, और इसके तहत नियम कानून बनाने के लिए 12 सदस्यों वाली विधान परिषद का गठन हुआ, जिसमें गवर्नर जनरल की अनुमति आवश्यक थी और गवर्नर को विशेष वीटो पावर भी दे दिया गया। तो ये 1853 का चार्टर एक्ट था, इसमें ये बातें की गई। और आगे हम लोग इसमें पॉइंट देखते हैं। तो इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट ये हमें दिया गया है कि प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन को भी शामिल करने की अनुमति दे दी गई। ये बहुत ही बार एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है कि किस चार्टर एक्ट के तहत प्रशासनिक अधिकारियों, जैसे कि लोक सेवा, इस समय लोक सेवा अधिकारी बोले जाते हैं, वही आईएएस या आईसीएस, इनकी नियुक्ति के लिए 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा खुली प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया गया। और प्रथम भारतीय आईसीएस अधिकारी यहाँ पे 1863 में सत्येंद्र नाथ टैगोर बने और दूसरे भारतीय आईसीएस अधिकारी सत्येंद्र नाथ बनर्जी बने, जो कि 1869 में बने। आगे हम लोग बढ़ते हैं और इसमें अगला पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। तो अगला पॉइंट इसमें दिया गया है कि लॉर्ड विलियम बेंटिक का सामाजिक सुधार हुआ और डलहौजी की राजहरप नीति, और ये अंतिम चार्टर एक्ट था। यानी चार्टर एक्ट के दृष्टि से ये 1853 का चार्टर एक्ट ये अंतिम चार्टर एक्ट था। इसमें विलियम बेंटिक का सामाजिक सुधार हुआ और डलहौजी की राजहरप नीति आई। अब हम लोग देखेंगे भारत सरकार का अधिनियम, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण अधिनियम था। इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे दिया गया है कि 1858 का भारत सरकार का अधिनियम, इसमें क्या क्या किया गया, क्या क्या घोषणा किया गया, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो देखते हैं इसमें क्या क्या किया गया। इसमें पहला पॉइंट है कि 2 अगस्त 1858 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड डर्बी ने महारानी के हस्ताक्षर के लिए भारत सरकार अधिनियम प्रस्तुत किया, और इसी एक्ट को फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहा गया। और 4 नवंबर 1858 को महारानी की घोषणा द्वारा भारत की शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर ब्रिटिश संसद को सौंप दिया गया। 1858 के भारत सरकार अधिनियम के तहत भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत यानी ब्रिटिश क्राउन के पास चला गया। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला पॉइंट इसमें हम लोग देखते हैं क्या दिया गया है। तो अगला पॉइंट इसमें दिया गया है कि 1 नवंबर 1858 को प्रयागराज इलाहाबाद में तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने पढ़कर सुनाया। ये बात कही गई महारानी के द्वारा कि ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत का शासन छीनकर ब्रिटिश क्राउन के पास चला गया, ये 1 नवंबर 1858 में इलाहाबाद में तत्कालीन उस समय जो गवर्नर जनरल थे हमारे लॉर्ड कैनिंग, इन्होंने पढ़कर सुनाया। और कंपनी के बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर संस्था को भंग कर दिया गया। यानी 1858 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा यहाँ पे बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का पद समाप्त कर दिया गया। यानी इस दोनों संस्था को समाप्त कर दिया गया। और अब भारतीय प्रशासन को चलाने के लिए एक भारतीय परिषद यानी इंडियन काउंसिल का गठन किया गया, जिसमें 15 सदस्य रखे गए और इसका अध्यक्ष भारत का राज सचिव कहलाया, जो ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य हुआ करता था। और इस अधिनियम के द्वारा ये दोनों पद समाप्त कर दिया गया और दूसरा पद लाया गया। यानी भारत का जो राज सचिव था या ब्रिटिश मंत्रिमंडल का जो सदस्य था उसको समाप्त कर दिया गया इस अधिनियम के द्वारा। अब हम लोग देखेंगे 1861 का अधिनियम, 1861 का भारत परिषद अधिनियम, इसमें क्या क्या बातें की गई इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो इसमें दिया गया है कि पहली बार भारतीयों को कानून बनाते समय भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल किया गया, यानी मनोनयन के द्वारा किया गया, जिसमें पहले थे बनारस के राजा देव नारायण सिंह और दूसरे थे पटियाला के राजा नरेंद्र सिंह और तीसरे थे सर दिनकर राव।
इन्होंने 1861 के भारत परिषद अधिनियम के तहत जो पहली बार जो कानून बनाते समय भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने का जो अधिकार मिला, जो कि मनोनयन के द्वारा होता था, उसमें पहले बने बनारस के राजा देवनारायण सिंह और पटियाला के राजा नरेंद्र सिंह और सर दिनकर राव, ये बने। आगे हम लोग देखते हैं, अगला पॉइंट इसमें दिया गया है कि शक्तियों का पुनः विकेंद्रीकरण किया गया और मद्रास एवं बम्बई प्रेसिडेंसी को पुनः कानून बनाने की शक्ति दे दी गई। यानी शक्तियों का पुनः विकेंद्रीकरण कर दिया गया और मद्रास और बम्बई को, जो कि पहले कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अंतर्गत आता था, उसको समाप्त कर दिया गया और इन्हें पुनः कानून बनाने की अपने अपने क्षेत्र में शक्ति प्रदान कर दी गई। और इस एक्ट के द्वारा 3 राज्यों में विधान परिषद की स्थापना हुई। पहली बंगाल में हुई 1862 में और दूसरा उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत 1886 में हुआ और पंजाब में 1897 में विधान परिषद का गठन किया गया। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं, अगला पॉइंट इसमें हम लोग देखते हैं। तो अगला पॉइंट यहाँ पे दिया गया है कि भारतीयों के लिए कानून बनाने का अधिकार एवं शक्ति भारतीय परिषद अधिनियम को दे दिया गया, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। और विशेष परिस्थितियों में वायसराय का काउंसिल की अनुमति के बिना कानून बनाने की शक्ति दे दी गई, जिसे अध्यादेश कहा गया। और ये अध्यादेश एक बार में 6 महीने तक लागू रह सकता था। और लॉर्ड कैनिंग ने विभागीय प्रणाली की शुरुआत की, जो कि 1861 के भारत परिषद अधिनियम के अंतर्गत आता है और जिसकी वर्तमान में हम इसे मंत्रिमंडलीय व्यवस्था के नाम से जानते हैं वर्तमान समय में। और 1861 में सर्वप्रथम जेम्स विल्सन के द्वारा भारत का बजट प्रस्तुत किया गया, इसको भी याद रखिएगा। और 1861 के अधिनियम के द्वारा ही भारत में संवैधानिक विकास का वास्तविक सूत्रपात हुआ, इसको भी याद रखिएगा। और हम लोग एक और अधिनियम की ओर बढ़ रहे हैं और वो है 1873 का एक्ट या अधिनियम। इसमें क्या क्या बातें हुई उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो इसमें ये बात हुई कि इस एक्ट के द्वारा 1873 का भारत परिषद अधिनियम या एक्ट, इस एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को कभी भी भंग करने का उपबंध या नियम बनाया गया। मैंने कभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी को हम लोग भंग कर सकते हैं, इसमें ये बात कही गई या नियम बनाया गया। और 1 जनवरी 1784 को अंततः कंपनी को यानी यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे 1884 होना चाहिए, इसके लिए सॉरी भाई, टाइपिंग में एरर हो गया। 1884 में अंततः कंपनी को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया और शाही उपाधि अधिनियम 1876 लागू किया गया। और इस अधिनियम के द्वारा 28 अप्रैल 1876 को एक घोषणा के द्वारा महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री घोषित कर दिया गया। तो आज के लिए इतना ही, और कल मिलेंगे। और कल और है इसमें चार्टर एक्ट, इसके बारे में अधिनियम है जो, इसके बारे में हम लोग देख लेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और जो भी चैनल पे नए हैं उनको सपोर्ट कीजिए, ताकि हम लोग और आपके लिए अच्छा कर पाएँ और अच्छा करेंगे भी। तो चलिए, जय हिंद दोस्तों, बेस्ट लक।